हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कैसे उसका वजूद आया, क्या होता है, सारा चीज चेक करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या था भाई कि F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब या डी स्क्वायर कुछ भी बोल दो, ए स्क्वायर बोल दो, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यानी मास और अर्थ के बीच में जो दूरी होती है उसको हम आर बोले हुए हैं। और ठीक है, किसी बुक में डी लिखा हुआ है। और उसमें जो जी टर्म एक आया था उसको हम बोले थे कि उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। अगर ये फोर्स ना होता तो हम यहां पे जमीन पर ऐसे नॉर्मली लेक्चर तो ले नहीं पाते, बल्कि लेक्चर लेते हवा में उड़ते रहते। क्यों? क्योंकि उसी मास उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज स्टेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल रहता है। मून भी एक अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या है, वो अपने आप को स्टेबल करके रखा है, तभी घूम रहा है, नहीं तो कहीं और ज्यादा घूमता, उसकी मर्जी चलती भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें एक अट्रैक्शन फोर्स है। टाइड जो होता है, टाइड, ठीक है, ज्वार भाटा जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो टाइड्स आते हैं वो भी क्या है, मून और मून के ही वजह से आते हैं, वो भी अट्रैक्शन फोर्स उसके अंदर है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है, इसके वजह से बहुत सारी चीजें जो दुनिया में दिख रही है वो स्टेबल है। तो वो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम बात करने वाले कौन सा, स्मॉल जी के बारे में, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सारे लोग बार बार बोल रहा हूं भाई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज बार बार हो जाते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स और ग्रेविटी अलग है, ये सेम है। भाई सेम नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स तो किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की ताकत है जो प्लेनेट के अंदर होती है, जैसे अर्थ के अंदर भी है। लेकिन ये जो खिंचाव है ना, कितने स्पीड से, कितने एक्सीलरेशन से वो खिंचाव जा रहा है, इसी का नाम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सीलरेशन है वो एक। इसको एक एक्सपेरिमेंट से बहुत आसानी से चेक किया गया। एक फेदर लिया गया, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, और एक बड़ा सा मास लिया गया, दोनों के एक साथ में वैक्यूम करके छोड़ दिया गया। तो फेदर और मास दोनों, जो एक पत्थर का टुकड़ा था, वो दोनों एक साथ में पहुंचे। सवाल ये हुआ यार कि पहले लगता था लोगों को, अरिस्टोटल जैसे लोगों को लगता था कि जो भारी ऑब्जेक्ट होगा वो पहले पहुंच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, और जो हल्का होगा बाद में पहुंचेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जो खींचने की ताकत होती है ना, जो एक्सीलरेशन होता है ना, ताकत नहीं, जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी प्लेनेट के अंदर, वो जो एक्सीलरेशन है, जैसे अर्थ के अंदर जो एक्सीलरेशन है, जो खिंचाव है, वो सबके लिए, चाहे मास बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों के लिए, सबके लिए एक्सीलरेशन क्या है, बराबर है। वो कितना होता है, 9.8। मैं बताऊंगा क्यों होता है 9.8, कैसे आया, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये नहीं कि मैं बोल दिया 9.8 होता है अर्थ के लिए, कैसे बोलूंगा मैं 9.8, रटना नहीं है, बताऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको जी से डिनोट करेंगे, चाहे मास बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों के लिए क्या होगा, खिंचाव बराबर होगा। ये बात क्लियर कट समझ लेना। अब यार आपने पढ़ा हुआ था भाई, इसके बारे में डिटेल में जाना है, थोड़ा सा रिलेशन निकालना है जी और कैपिटल जी में, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इसके बारे में और जाना पड़ेगा ना। तो देखो इसके बारे में जानेंगे कैसे, बहुत आसान है यार। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या भाई, अभी कुछ देर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एफ जी इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये तो हम पहले से जानते हैं। और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये होता है फॉर्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ से भाई। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन होता है भाई, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देंगे। तो अगर मैं बोलूं ये जो खिंचाव है ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है भाई,
तो मास इंटू ये ग्रेविटी बोल दोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दोगे। तो इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया भाई, बात समझ में आया। तो कभी भी आपको मालूम हो गया कि मास, ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया। तो F ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होगा तो मास इंटू एक्सीलरेशन नहीं बल्कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो M इंटू जी हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन FG के जगह पर आप ये वैल्यू रख सकते हो पूरी पूरी। तो यहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी टेंशन नहीं भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट ही तो रहेगा जिसके अंदर एक्सीलरेशन होगा। तो यहां इसकी वैल्यू रख दो, या फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिखो, फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा भाई, Fg की जगह पर mg लिख दो यहां पे। तो Fg की जगह पर क्या लिख दो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, और यहां पे क्या लिख दोगे, g मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। अर्थ पर, मान लो जमीन की भी बात कर रहे हैं हम लोग, कहां पे हैं, जमीन पर, ठीक है, जमीन पर ये बातें कर रहे हैं। तो जमीन पर बात कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ यहां पे हो जाएगा। यहां पे देखो मास ऑफ अर्थ भाई इधर है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, G इज इक्वल टू, यहां पे G बचेगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। क्यों लिख दिया मैंने रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि मैं जमीन पे ये फार्मूला देख रहा हूं भाई, जमीन पर ये ग्रेविटी लग रही है, जमीन के लिए फार्मूला लगा दिया तो जमीन का रेडियस ले लेंगे, ठीक है, अर्थ पर है, ये देख लिया हमने। अब आपको एक देखो जानकारी मिला कि G इज इक्वल टू कैपिटल G M डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल गया। या चाहो तो ऐसे साथ में लिख दो भाई, आपको डर लग रहा हो ऐसे लिख दो। तो आपने देखा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। चाहो तो ये E मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आपको फॉर्मूला मिल गया, रिलेशन तो निकल गया। मैं तो अभी निकाल रहा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं तो अभी जस्ट क्या काम कर रहा हूं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको छोड़ा जाए अर्थ पर, अगर उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसके अंदर खिंचाव कितना होगा, तो वो उस खिंचाव का नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सवाल यह है कि वो एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उसको निकाला कैसे जाए भाई, वो अर्थ पर कितना होगा, मून पर कितना होगा, ये डिपेंड करेगा, उसको अलग अलग जगह पर निकालेंगे हम लोग, तो देखेंगे अर्थ पर कितना होगा। और दूसरी बात यह है, क्या ये बदलेगा, हाँ भाई बदलेगा, ये जो खिंचाव हो वो बदलेगा। अगर हाइट पर आप जाओगे तो ये जो खिंचाव होगा वो बदल जाएगा, वो कम होता जाएगा। ये जो ग्रेविटी होगी, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कम हो जाएगा। अगर जमीन के अंदर चले जाओगे तो लग रहा है बढ़ेगा, लेकिन याद रखना वहां भी घटेगा। तो ये जो स्मॉल g की वैल्यू है ना, ये चेंज होती रहेगी, और हम देखेंगे उसको 11th में 12th में, तो इसको प्रूफ करके देखते हैं भाई कि नीचे जमीन पे जाने पर कितना कम हो जाएगा, ऊपर जाने पर कितना कम हो जाएगा, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो क्या कम होगा या ज्यादा होगा, सारी बातें क्लियर पता चलेंगी। लेकिन यहां पर तो नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा कि G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही पढ़ा, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी ये जो हमने पढ़ा हुआ है उससे एक फॉर्मूला निकाला, उससे एक रिलेशन मिल गया। अच्छा एक बात और है कि जो स्मॉल g है वो बदलता है, वो चेंज होता है, लेकिन कैपिटल G तो आपने पढ़ा है कि कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जो कैपिटल G कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो फिक्स है, उसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू मास अर्थ पर कहीं कुछ है, मून पर कुछ होगा भाई, सन के तरफ कुछ होगा, सब इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहेगी। तो ये आपस में बराबर तो नहीं है। और ये देखो फॉर्मूला निकल गया अलग, ये दोनों में रिलेशन है आपस में, ठीक है। अब जरा देखते हैं यार कि जो G की वैल्यू है कितना, वो जो आप रट के चलते हो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो जो रट के चल रहे हो वो रियल में है कितना। तो आपको सबसे पहले उसके लिए कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको निकल गया, यहीं से निकाल देंगे। देखो ये आपने फॉर्मूला मिल गया कि ग्रेविटी जो होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये होगा फॉर अर्थ कितना होगा, ये अर्थ के लिए कितनी होगी, इसको देखते हैं भाई। अर्थ के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, इसको चेक करते हैं।
तो सबसे पहले कुछ जानकारी लिखना पड़ेगा भाई कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है। सबसे पहली बात, ये मास ऑफ अर्थ है, चाहो तो आप लिख लो। मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg होता है भाई। नहीं जानते हो तो जान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 6.4 × 10⁻6 मीटर आ जाएगा। इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई? 1000 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऑटोमेटिक 6.4 × 10⁻6 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब g की वैल्यू तो आप पहले से जानते हो कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है भाई, इसको भी आप जानते हो। अब यहां पे उठा के रख दो वैल्यू, तो यहां g की वैल्यू रख दो। g g की वैल्यू मैंने कैपिटल G की वैल्यू रख दिया, देखो यहां पे 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ रख दिया 6 × 10⁻24। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया, इसका स्क्वायर है 6.4 × 10⁻6, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना 6.67 × 10⁻11 और इंटू 6 × 10⁻24 और ये स्क्वायर है तो 6.4 × 6.4 और इसका 6 2 जा 12 हो जाएगा, 10⁻12। 12 12 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा। उसके बाद 12 ये कट देगा, इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 11 कट गया भाई। ये पावर देखो, यहाँ पावर हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो यहाँ पे 12 में ऐसे 11 जुड़ेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 10 बचा, ये 60 बन गया। इसको सॉल्व करोगे, चैलेंज कर रहा हूं, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेक कर लेना, ये कैलकुलेटर से चेक कर लेना। इतना नहीं आएगा तो बताना। यही लोग रटे होते हैं, लेकिन आता कहां से ये मालूम ही नहीं होता है। तो जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आया कैसे और इसकी वैल्यू कितनी होती है अर्थ पर, वो भी अर्थ पर वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ पर होती है। लेकिन मून पर जाओगे तो मून का मास रखना पड़ेगा भाई, मून का रेडियस रखना पड़ेगा, मून की वैल्यू मिल जाएगी। सन पे जाओगे सन का मास रखो, सन का रेडियस रखो, मिल जाएगा वैल्यू। कितनी बड़ी बात है, अगर इसमें देखा जाए कुछ है क्या समझने वाला। इसको लोग रटे रहते हैं, इसका वजूद जानते नहीं कहां से आता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कहां से होती है, क्यों होती है, आपको क्यों का जवाब मिल गया। उसके मतलब किसी भी प्लेनेट पे जाकर देखो, न्यूटन कितना बड़ा आदमी था यार, मतलब बाई ब्रेन सोच लो ना कि यार उसने एक ऐसा फार्मूला दे दिया, उस फार्मूले में जाके पता लगा सकते हो कि वहां का मास, वहां का अगर सिर्फ मास मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो आप पता लगा सकते हो वहां पर ग्रेविटी कितनी होगी, उतना उस पर खिंचाव कितना होगा। अगर खिंचाव ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा इंसान को डिफिकल्ट पड़ेगा चलने में, अगर खिंचाव कम हो जाएगा तो और दिक्कत पड़ेगा, वो हवा में उड़ने लगेगा इंसान। ठीक है, अर्थ पर माय गॉड बहुत अच्छा है, थैंक्स गॉड की अर्थ पर क्या है, जो ये जो खिंचाव है ये एक कॉमन है, मतलब बहुत ही एक मीडियम है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, इसकी वजह से हम लोग स्टेबल है। तो बहुत ही ज्यादा गॉड का थैंक्स करना चाहिए कि हमें इतना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसने ग्रेविटी दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये पता चला यार कि जो जी है ये बदलता रहेगा। देखो मैं बार बार, हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इसमें मैं रिलेशन भी निकाल दिया, वो टॉपिक एक कंप्लीट कर दिया। जी और स्मॉल जी में फर्क क्या है, तो स्मॉल जी कभी भी बदलता रहता है, वो बदल जाएगा, मास रखोगे और रेडियस रखोगे बदल जाएगा, लेकिन कैपिटल जी कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है और ये वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है, तो दोनों में फर्क है। और ये वैल्यू का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, और आया कैसे भाई, एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले लिया और दूसरा न्यूटन का सेकेंड लॉ ले लिया, उन दोनों से आ गया। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ना कि कभी भी इसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के रखोगे, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसके मास की वजह से ग्रेविटी जरूर खींचेगी उसको, तो उसी का नाम वेट होता है। तो रियल में देखा जाए ना तो ये जो होता है ना F = mg,
इसी का नाम वेट होता है, इसी को WEIGHT वेट बोलते हैं, इसको कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो यही वेट होता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्या हमारा होता है, ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसी का नाम वेट होता है यार। तो वेट क्या होता है, ग्रेविटी और मास का मल्टीपल होता है। तो वेट और मास भी पढ़ेंगे आगे चलकर, तो वो भी इसी बहाने कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है यार अगर देखा जाए तो अभी नेक्स्ट अगर देखा जाए, अभी थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं भाई। जी की वैल्यू 9.8 मीटर आ गई, किसी भी प्लेनेट की वैल्यू निकाल सकते हो। स्मॉल जी कैपिटल जी में फर्क भी मालूम हो गया भाई कि कैपिटल जी क्या है, वो कभी नहीं बदलेगा, ये बदलता रहेगा। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि इसको हर चीज प्रूफ कर सकते हैं, 12th में प्रूफ रहेगा, लेकिन आपको बता दूं कि ऊपर जाने पर, अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो सबको मालूम है ग्रेविटी जो होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कम होता जाएगा। और जमीन के अंदर भी जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। मुझे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि मास सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितना होगा। तो याद रखना, अर्थ के सेंटर पर जो ग्रेविटी होती है वो 0 हो जाएगी। जब सेंटर पे चले जाओगे, मान लो ये हमारा अर्थ है और आप यहां जमीन के अंदर घुस के सेंटर पे पहुंच गए, तो यहां पर जो खिंचाव होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 ग्रेविटी हो जाएगी। अब सवाल यह है व्हाट इज 0 ग्रेविटी। जब ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो कोई फोर्स ही नहीं आप पे लगेगा। जैसे गैस हवा में उड़ते रहते हैं ना, वैसे आप गैस की तरह से उड़ोगे। जैसे गैसेस हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे हवा में उड़ रहे हैं ना, वो भी वेटलेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, वैसे आप भी हवा में ऐसे उड़ते रहोगे। उसी का नाम होता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब क्या, ग्रेविटी 0 हो जाएगी। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 हो जाती है। और अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 क्यों होती है, क्योंकि चारों तरफ से यहां पे जो खिंचाव होगा, अर्थ ही तो खींच रही है इसका सरफेस, तो चारों तरफ से जो खिंचाव होगा वो बराबर हो जाएगा। इसके लिए सेंटर पर ग्रेविटी 0 हो जाती है। यह आपको क्लियर कर दिया मैंने। उसके बाद याद रखना कि अगर अर्थ से ऊंचाई पर जाते हो तो ग्रेविटी कम होती है। अब यह कहलाता है भाई हमारा इक्वेटर, और यह कहलाता है पोल, ठीक है, यह कहलाता है पोल। तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ आप जाते हो तब भी ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, बदलाव आता है। अब आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं कि भाई इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी, इसको आप इंटरनेट से सर्च करके मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। आपको एक छोटा सा टास्क दे दिया, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, उसकी वैल्यू भी निकाल दी, उसमें जी और कैपिटल जी में रिलेशन भी बता दिया। मैंने अपना काम कंप्लीट किया। अब इसी से रिलेट में कराऊंगा वेट और मास क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेट और मास के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।